हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स यार में आज फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इस चैप्टर में हम चेंज ऑफ स्टेट तक देख चुके थे। आज की इस वीडियो में हम हीट ट्रांसफर और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को कवर करेंगे। उसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। हीट ट्रांसफर का पहले तो बेसिक सा मतलब क्या होगा, जो हम नॉर्मली वर्ड से समझ पा रहे हैं कि हीट का ट्रांसफ़र होना एक जगह से दूसरी जगह। तो वो कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है? एक तो हमने देखा होगा जब कोई चीज़ कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है। जैसे कि जैसे हमारा करंट फ्लो होता है। करंट कब फ्लो होता है? जब सर्किट पूरा होता है। सर्किट पूरा होने का क्या मतलब है? ये करंट ऐसे फ्लो होगा, अगर ऐसे सर्किट हो नहीं फ्लो होगा। सर्किट अगर पूरा है तो फ्लो होगा, यानी कि कॉन्टैक्ट में है सब कुछ। वैसे ही हीट का भी है। जब हीट कॉन्टैक्ट में हो, जैसे यहाँ पे हीट है मान लीजिए, ठीक है, और ये किसी चीज़ को गर्म कर रही है। हमने मान लो एक फ़ैन रख रखा है यहाँ पे, ये इस चीज़ को गर्म कर रही है। अब अगर आपने देखा होगा, ये हम गर्म तो फ़ैन को कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो ये हैंडल है ये भी गर्म हो जाता है। ये कैसे गर्म हो जाता है भाई? हीट तो हम इसको यहाँ पे दे रहे हैं, एक्चुअली हीट हम इसको यहाँ पे दे रहे हैं, बट हीट ट्रैवल करती है, ट्रांसफ़र होती है मैटर में। जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं उनमें ट्रांसफ़र होती है, और वो मतलब एक पॉइंट से दूसरे पे ट्रांसफ़र होती रहती है। तो वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ भी आ चुकी है, ठीक है। एक तो ये वे हुआ हीट के ट्रांसफ़र होने का, कि कोई चीज़ एक पॉइंट है जो हाई टेम्परेचर पे है, एक लो टेम्परेचर पे है, और वो गुड कंडक्टर हैं, तो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर पे। किस पे? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। जब चीज़ें कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है। अभी इनको आराम से आगे पढ़ेंगे। तो दूसरा तरीका होता है कन्वेक्शन। जब वहाँ कन्वेक्शन वो होता है जहाँ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे चीज़ें एक्चुअल में मूवमेंट करती हैं। दूसरा तरीका होता है कन्वेक्शन, ठीक है। क्या नाम होता है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर होता है, ठीक है। जैसे सपोज हम वाटर को, ये फ्लूइड में ही पॉसिबल है। किस में पॉसिबल है? फ्लूइड्स में ही पॉसिबल है। इसको समझने के लिए जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हम एक मतलब वाटर को बॉईल कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम उसको नीचे हीट करेंगे, ये वाले पार्टिकल जब हीट होंगे तो हीट होके ये लाइटर हो जाते हैं, ठीक है। लाइटर होंगे तो ये ऊपर को मूवमेंट करेंगे, और यहाँ पे जो डेंसर पार्टिकल होंगे वो उनको ये रिप्लेस करेंगे, वे नीचे आ जाएंगे, फिर ये हीट होते रहेंगे। तो ये कंडक्शन से थोड़ा अलग है, हम देख पा रहे हैं कंडक्शन अलग तरह से था। तो इस तरह के को बोलते हैं कन्वेक्शन, और ये पॉसिबल किस में है? सिर्फ फ्लूइड्स में, ठीक है। ये बात याद रखें, कन्वेक्शन जो मोड है ट्रांसफर ऑफ हीट सिर्फ फ्लूइड में पॉसिबल है। वो फ्लूइड में एयर और लिक्विड, गैस और लिक्विड दोनों आते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, गैस एंड लिक्विड। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम वाटर की जगह अगर किसी मेटल रोड को हीट अप कर रहे हो, मान लो ये मेटल रोड रखी है, तो जब हम इसको यहाँ से हीट करते हैं तो हीट ट्रांसफर होती है यहाँ पे, ना कि ये वाले मैटर यहाँ जा रहे हो और ये मैटर यहाँ आ रहे हो, ठीक है। मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। तो यहाँ पे कन्वेक्शन में एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर होती है। तो दूसरी चीज क्या हुई? कन्वेक्शन। एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन। रेडिएशन में क्या है कि कंडक्शन एंड कन्वेक्शन दोनों में ही आपको मीडियम चाहिएगा, मीडियम रिक्वायर्ड। बट रेडिएशन में मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उससे एनर्जी रेडिएट होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW, उससे एनर्जी रेडिएट होती है, या फिर कहीं वो अपनी एनर्जी देती है। उसी प्रोसेस को, उसी एनर्जी रेडिएंस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन। तो जब हम रेडिएशन से चीज़ों को गर्म करते हैं या फिर हीटअप करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ करके हीटअप करते हैं, उनको बोलते हैं, उस मोड को बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है। तो ये तीन मेथड हैं किसी भी चीज़ को में हीट या फिर एनर्जी ट्रांसफ़र करने के: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है। कंडक्शन में थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। सपोज हमारे पास ये दो पॉइंट है, ठीक है, या फिर कहें दो रोड्स हैं। ये T1 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे। इन दोनों को एक अदर मेटल रोड से कनेक्ट किया गया जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब T1 ग्रेटर देन T2 है, ठीक है। T1 T2 से ज़्यादा है। ये हमें बताया कि कंडक्शन में क्या होता है, हीट फ्लो होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर, तो हीट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, T1 से T2 में फ्लो होगी।
अब ये किस पे डिपेंड करेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट सपोज हम डिनोट करते हैं एच से, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट है ये, फिर या कहें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है, या हीट करंट, क्या रेट ऑफ हीट फ्लो या हीट करंट, हो गया इतना। अब इसमें क्या होगा कि ये इक्वल टू होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा प्रोपोर्शनल होगा ये टेम्परेचर डिफरेंस के। भाई ये जितना ज़्यादा मतलब हॉट होगा, इसका T1 जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ये इसको गर्म करेगा, यानी कि उतनी ही तेज़ ये हीट ट्रांसफ़र करेगा। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा ये एरिया पे डिपेंड करेगा, कितना ज़्यादा एरिया है उतना ज़्यादा मतलब मौका मिलेगा हीट ट्रांसफ़र के लिए। जैसे इससे जितनी हीट ट्रांसफ़र होगी, अगर ये एरिया इतना होता तो ऑब्वियसली ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होती, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। भाई ये जितनी लेंथ है, अगर ये लेंथ इससे ज़्यादा यहाँ तक होती है ऐसे, ठीक है, और ये ब्लॉक यहाँ होता, तो हीट क्या, एच क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, यानी कि पर टाइम। तो इसको ज़्यादा टाइम लगता है इधर जाने के लिए, तो ये कम होता। तो बेसिकली इस पे होता, जब इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो हीट प्रोपोर्शनल टू होगी ए टी वन माइनस टी टू अपॉन एल। और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम लिखेंगे H इक्वल्स टू के ए T1 माइनस T2 डिवाइड बाई एल, ठीक है। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और उसको एक नाम से और क्या जानते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। के को क्या लिखते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। के की यूनिट क्या होती है, के की यूनिट होगी, एच की यूनिट क्या होती है यहाँ पे, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, एरिया की एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर और एल की मीटर, यानी कि एक कट जाएगा तो जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन, ठीक है। ये के की यूनिट होगी। तो इस तरह से हमारे पे दो तीन न्यूमेरिक, मतलब इसमें एक दो न्यूमेरिक बन सकता है, वो देख लेंगे। तो इसमें हीट ट्रांसफर में ये था, ये इसका फॉर्मूला है कि कैसे कैसे ये हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। अच्छा, अगर इसको हम थोड़ा रिलेट करके देखते हैं, अभी अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था, H इक्वल्स टू के ए बाई एल T1 माइनस T2, और H क्या आता है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, ठीक है, यानी कि कितनी स्पीड से हीट T1 बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है, रेट था पर टाइम था। तो अगर देखा जाए तो ये यही बता रहा है कि ये वाली बॉडी जो T1 है कितनी जल्दी से डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कितनी तेज़ी से कूल हो रहा है, ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग ही था एक तरह से, लेकिन ये दो बॉडी के रिलेशन में मतलब ये कितनी जल्दी से कूल डाउन हो रहा है, कितनी जल्दी से हीट अप हो रही है, ये रिलेशन हमें ये बता रहा था। अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दें कि ये इसमें सिर्फ एक बॉडी हो, ये एक बॉडी है, ठीक, और इसका टेम्परेचर है T1, और इसका जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर T2 है, सराउंडिंग पूरा, ठीक है, और T1 T2 से ज़्यादा है। अब ये वाला रिलेशन तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एल लेंथ तो है ही नहीं, बिल्कुल कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, एरिया भी पूरा ही है। तो यहाँ क्या करेंगे, स्मॉल डिफरेंस के लिए हम न्यूटन लॉ ऑफ यूज़ करते हैं। ये क्यू क्या था, एक तरह से ये लिखा हुआ था Q बाई टी, ठीक है, इक्वल्स टू के ए बाई एल T1 माइनस T2। तो न्यूटन लॉ क्या बोलते हैं कि डी क्यू बाई डी टी चेंज, मतलब ये रेट ऑफ हीट कूलिंग या रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट किसके इक्वल होगा, के कूलिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि डिक्रीज किस तरह होता है, तो निगेटिव साइन भी आएगा, किस हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, के T1 माइनस T2, ठीक है, वेयर दिस इज द टेम्परेचर ऑफ एटमोसफियर। और यहाँ पे के जो है ना वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ सब्सटेंस एंड एरिया, इन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी बोलते हैं हम इसको याद रखेंगे कि माइनस डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू के T2 माइनस T1। किसी बुक में T2 माइनस T1 लिख देते हैं, जहाँ पे T1 क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ एटमोसफियर होगा, या फिर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बोल लीजिए इसको, सराउंडिंग, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें टाइमिंग निकालना हो कि कितनी देर में मतलब किस टाइम पे कितना टेम्परेचर होगा, तो क्या करेंगे, हमने इक्वेशन पढ़ी थी कि डेल क्यू चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, एम एस डेल टी, लेकिन स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल्स टू
एम एस डेल टी एम एस डी टी, ठीक है। अगर दोनों को डी टी से डिवाइड कर दें यानी कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होएगा, एम एस डी टी माइनस डी टी, ठीक है। तो डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, अभी अभी हमने देखा माइनस डी क्यू बाई डी टी होता है के टी टू माइनस टी वन, ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, ठीक है। तो डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, माइनस के टी टू माइनस टी वन इक्वल्स टू एम एस डी टी बाई डी टी, ठीक है। अब इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, डी टी बाई टी टू माइनस टी वन इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एस डी टी, ठीक है। इतना हुआ। इस पूरे टर्म को एक कांस्टेंट मान लेते हैं, के मान लेते हैं, तो हमें क्या बचेगा, डी टी बाई टी टू माइनस टी वन इक्वल्स टू माइनस के डी टी। अगर डी टी, अब अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, ये तो इधर बन जाएगा, लॉग में बन जाएगा, लॉग नेचुरल टी टू माइनस टी वन इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी, ठीक है। लॉग को अगर इधर से हटाएंगे तो क्या बचेगा, टी टू माइनस टी वन इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के टी डॉट ई की पावर सी, ठीक है। इस पूरे को कांस्टेंट लिख सकते हैं, कैपिटल सी लिख सकते हैं। तो हमें क्या बचा है बेसिकली, टी टू माइनस टी वन इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के टी, उस सी को ऐसे लिख देते हैं, कांस्टेंट है। तो टी टू टेम्परेचर क्या होगा, टी वन प्लस सी ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है। तो इस इक्वेशन से बेसिकली हम टाइम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम पे चीज़ें कूल होंगी, ठीक है। तो इसी के साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू दोस्तों।